जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार अशोक गहलोत आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं सचिन पायलट भी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आलाकमान आज राजस्थान मसले का हल निकाल सकता है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से शुरू हुई राह राजस्थान से निकलकर अब राष्ट्र राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजे गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने हाई कमान को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। बावजूद इसके राजस्थान का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आज दोनों नेताओं के साथ सोनिया गांधी की इस बैठक से इस समस्या का हल निकलता है या नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश में बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर चुके राकेश टिकैत ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। बुधवार को मुजफ्फरपुर में राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए कई वादे किए थे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। ऐसे में किसान फिर से आंदोलन करने के लिए बेबस हुए हैं। इसकी शुरुआत एक बार फिर से उसी 26 नवंबर को की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी की मांग पूरी नहीं की है, ना ही गन्ने की दाम की और ना ही स्थानीय मुद्दों को ही हल किया है। इसके बारे में गवर्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। किसान नेता टिकैत ने कहा कि सरकार पुलिस की मदद से आंदोलन को दबा रही है। जो कोई बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि दबाने से हुकूमत नहीं चलती है, हुकूमत बातचीत करने से चलती है। जी हाँ, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा से पहले केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 सितंबर को कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार ने केंद्र कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। अब केंद्र कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से ही लागू हो गया है। लिहाजा इन लोगों को 2 महीने यानी जुलाई अगस्त के एरियर का पैसा भी अक्टूबर महीने में मिल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को चर्चा होगी। आज सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री मान ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप था कि बीजेपी की इस कोशिश में कांग्रेस उसका साथ दे रही है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इस पर मतदान 3 अक्टूबर को कराया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए हैं। हालांकि भारतीय तेल कंपनियों ने गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। इस तरह आज लगातार 131वां दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज भी राहत भरी खबर आई है। इससे पहले 21 मई को सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। पेट्रोल और एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आई है। इसके बाद देश में 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। केंद्र की घोषणा के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल सरकार ने भी वेट में कटौती की थी। जी हाँ,
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी का गुरुवार को राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। सपा का अधिवेशन लखनऊ स्थित रामाबाई मैदान में हो रहा है। ये लगातार तीसरी बार है अखिलेश यादव को सपा का अध्यक्ष चुना गया है। सपा के लखनऊ अधिवेशन के दौरान अखिलेश यादव को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे अध्यक्ष चुनकर आपने जो मुझ पर और भरोसा जताया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से झटका लगा है। ये इस साल अब तक दूसरी बार है जब सरचार्ज में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में अब बिजली बिल पर सरचार्ज को अब 6.5% कर दिया गया है। उत्तराखंड के करीब 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे। फिलहाल सरचार्ज को अगले 7 महीने के लिए लगाया गया है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को अब बिल पर सरचार्ज देना होगा। ये सरचार्ज उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2023 तक वसूला जाएगा। यूपीसीएल ने इसके लिए नियामक आयोग में याचिका दाखिल की थी। ये याचिका 1350 करोड़ रुपए के लिए दी गई थी, जिसके बाद अगले 7 महीने तक बिजली उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस सतर्क है। इसके लिए कई तरह से तैयारियां भी की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस के 250 जवानों ने मॉक ड्रिल की। किसी भी तरह के असामान्य हालत से कैसे निपटे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल के दौरान आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि साइबर ठगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसके जाल में फंसकर अपने लाखों रुपए गंवा दे रहे हैं। छपरा से साइबर ठगी का ऐसा एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डीएम बनकर लोगों को गुमराह कर रहा था और लोगों से पैसे ठगने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया। खुद डीएम ने इस बात की जानकारी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। आम जनों को छपरा डीएम राजेश मीणा का प्रोफाइल फोटो लगाकर गुमराह किया जा रहा था। डीएम ने कहा सभी लोग सचेत रहे, ऐसे साइबर ठगों से बचने की उन्होंने अपील की है। साइबर ठग आए दिन नए नए फंड अपनाकर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। ताजा मामला छपरा का है, जहां डीएम राजेश मीणा की प्रोफाइल तस्वीर लगाकर साइबर फ्रॉड गिरोह ठगी करने के प्रयास में जुटे हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि नवरात्रि के मौके पर अगर आप भी सोना या फिर सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमत में हलचल के बीच इस कारोबारी तीसरे दिन बुधवार को सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी कमी दर्ज की गई है। इस कमी के बाद सोना फिलहाल 49,505 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 54,524 रुपये प्रति किलो के करीब बिक रही है। इतना ही नहीं, सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 6,600 और चांदी 25,400 रुपये सस्ता मिल रही है। जी आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना की मोर्चे पर भारत के लिए आज एक बार फिर थोड़ी चिंता की खबर आई है। बुधवार के मुकाबले देश में आज भी कोरोना के दैनिक मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश में आज एक बार फिर कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 4,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 72 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के 3,615 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 22 लोगों की मौत हुई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 657 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी
आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली का पुराना पुल प्रशासन ने बंद कर दिया है। वहीं प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पीड़ित लोगों का कहना है कि हम 2 दिनों से भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली में बाढ़ दस्तक दे सकती है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।